हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट के बारे में। इनका देख लेते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके का रहा। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से तो 2,44,000 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। अब देखो, एशियन पेंट बहुत लंबे समय से लगातार खराब रिजल्ट दे रहा है, इसीलिए आप देखोगे शेयर प्राइस में भी कोई अप्रिसिएशन नहीं हो रहा। अब पहले थोड़ी सी हम कहानी कर लेते हैं एशियन पेंट के बारे में। अब देखो, ये बहुत बेहतरीन कंपनी रहा करता था पहले के टाइम में, आज नहीं है। देखो, पहले के टाइम पे जब इस कंपनी में ग्रोथ आया करता था, ये क्या करते थे, थोड़ा सा वैल्यू ग्रोथ करते थे, काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ करते थे। तो आप 17-18% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ किया करते थे, 3-4-5%, 6% के आसपास का आपका वैल्यू ग्रोथ हुआ करता था। तो आप 24-25% के आसपास का ग्रोथ ले आया करते थे। तो उस टाइम आप एक ग्रोथ कंपनी थे। तो जो अगर आप देख रहे हो कि सन 2000 से 2018 तक, 17 तक क्या था, तो ये इनका ग्रोथ फेज था। यहाँ पर ये कंपनी ढंग से कंपाउंड कर पा रही थी। तो उस टाइम एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर थी। आज के दिन नहीं है। आप पिछले 3 साल का ग्रोथ उठा के देखो, आपको पता चलेगा कुछ कंपनी ने ढंग का काम किया ही नहीं है। इस बार भी वही कहानी है। इस बार भी हर साल ही किसी ना किसी रीजन पकड़ते हैं कि भाई इस बार हम इस रीजन की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाए, इस बार हम इस रीजन की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाए। मैनेजमेंट आके कमेंट्री देता है और कोई ना कोई एक नया रीजन निकाल देता है, और कोई इंप्रूवमेंट हमें आते हुए देखने को ही नहीं मिलता। इसीलिए आप देखो, पिछले 4 साल से एशियन पेंट में आपने जीरो रिटर्न बनाया है। तो अब एक चीज समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट एंड ऑफ द डे आगे की ग्रोथ के ऊपर आपको पी देता है, आगे की ग्रोथ के ऊपर आपको प्राइस अप्रिसिएशन देता है। अगर आपने पिछले 40 साल में 40% का भी ग्रोथ किया और अगले 10 साल आप 0% का ग्रोथ करोगे, तो आपकी कंपनी का बैंड बच जाएगा। आप हमेशा शेयर मार्केट में आज का भाव दे रहे हो, कल की ग्रोथ के लिए। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आज आप शेयर खरीद रहे हो, वो 2025 की ग्रोथ के लिए, 26 की ग्रोथ के लिए, 27 की ग्रोथ के लिए खरीद रहे हो, 2010 की ग्रोथ के लिए नहीं खरीद रहे हो। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम एशियन पेंट का रिजल्ट देख लेते हैं। इस बार भी वही कहानी रही, कोई भी हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिला। अगर हम बात करें किसी भी कंपनी में जो कोई भी कमोडिटी बना रहा है या कोई भी प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, तो उसमें हम दो चीजें देखना चाहते हैं। एक तो ज्यादा बेचो और एक महंगा बेचो। तो मतलब वॉल्यूम ग्रोथ लाओ, वैल्यू ग्रोथ लाओ। अगर हम एशियन पेंट का एग्जांपल लेके चलें, तो भाई आपने पिछले क्वार्टर में अगर Q2 FY24 में वाई लेवल पे अगर हम बात करें, तो पिछले क्वार्टर में अगर आपने 100 लीटर पेंट बेचा था, तो इस बार आप 120 लीटर पेंट बेचो। अगर आपने पिछले क्वार्टर में एक लीटर पेंट 100 रुपए का बेचा था, तो इस बार आप 1 लीटर पेंट 120 रुपए का बेचो। तो आप महंगा भी बेचो, ज्यादा भी बेचो, जिससे हमें दोनों ग्रोथ का फायदा देखने को मिले और आपका रेवेन्यू ग्रोथ और ढंग के लेवल पे आए। यहाँ पर दोनों ही चीजें नहीं हो रही हैं। अब देखो, बात करें अगर हम वैल्यू ग्रोथ के बारे में, तो वैल्यू ग्रोथ इनका ज्यादातर डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के ऊपर। तो अगर क्रूड ऑयल ऊपर चला जाता है, इनका इनके इनके इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है, इनकी रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर चली जाती है, तो ये एंड कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, उनके लिए प्राइसेस बढ़ा देते हैं। जब वो ईज आउट होता है, तब उनकी प्राइसेस घटा देते हैं। तो अभी ये वाला जो साइकिल चल रहा है, इन्होंने रेट कट किए। अब इनमें रेट कट करने के दो रीजन है। एक तो क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आए, वो तो है ही है। उसके साथ साथ इनको वॉल्यूम ग्रोथ आता हुआ नहीं देखने को मिल रहा। तो जैसे बिल्कुल सिंपल सी बात, अगर आपकी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, आप सेल का बोर्ड लगाओगे कि भाई हम आपको 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, 30% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो कुछ इन्होंने यही करने की कोशिश करी थी। इन्होंने क्वार्टर के स्टार्टिंग में और ईयर के स्टार्टिंग में दो ऑलरेडी ये लोग प्राइस कट ले चुके हैं, और उसके बाद भी हमें कोई भी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें इस क्वार्टर के बारे में, तो इस बार -0.5% के आसपास का ग्रोथ आया है। तो डी ग्रोथ हमें देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मतलब आप बराबर भी नहीं बेच पा रहे। पिछली बार आपने 100 लीटर पेंट बेचा था, इस बार आप 100 लीटर भी नहीं बेच पा रहे, आप कम ही बेच पा रहे हो। अगर हम वैल्यू के बारे में बात करें, तो वैल्यू में तो यहाँ पर भी डी ग्रोथ देखने को मिला कि भाई पिछले साल अगर आप 100 रुपए लीटर पे पेंट बेच रहे थे, तो इस बार आप शायद 90 रुपए लीटर पे पेंट बेच रहे हो। तो अगर हम वैल्यू डी ग्रोथ के बारे में बात करें, तो 6.7% के आसपास का 6.7% के आसपास का हमें वैल्यू डी ग्रोथ देखने को मिला। तो मतलब दोनों ही जगह बैंड बजा हुआ है। अब देखो, अगर आप इतना बढ़िया नंबर्स पोस्ट करोगे, तो आपका शेयर प्राइस ऊपर किस तरीके से जाएगा। तो जैसे आज मार्केट ने इसको 8% डाउन कर दिया, तो मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। क्योंकि आप कभी भी एक कंपनी, अगर आपकी आपकी कोई कंपनी है जो इस तरीके का रिजल्ट देगी, जो आपको बता रही है कि आगे चल के मेरा रिजल्ट और भी ज्यादा खराब हो रहा है, और लगातार खराब रिजल्ट दिए जा रही है पिछले 3 साल से, तो आप उसको एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन किस तरीके से दोगे, आप उसका शेयर प्राइस कैसे बढ़ा दोगे। लॉजिकली चीजों को सोचना पड़ेगा। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर की धुंध से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा जी,
चलो देखो, 2 पेंट सेगमेंट होते हैं। एक तो हमारा डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट होता है, जैसे जैसे घरों में लग रहे डेकोरेटिव पेंट है। अगर हम बात करें, एक होता है इंडस्ट्रियल पेंट, तो जैसे आपकी गाड़ी में लग रहा है, पाइप्स में लग रहा है, ये बाकी जितनी भी जगह पर लग रहा है, वो आ गया आपका इंडस्ट्रियल पेंट आ गया। तो दोनों ही सेगमेंट में बराबर की हालत खराब है। ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट अच्छा कर रहा है, एक बुरा कर रहा है। दोनों की बराबर पिटाई हो रही है, कोई भी ढंग का काम नहीं हो रहा, किसी भी सेगमेंट में ढंग का काम नहीं हो रहा। अब देखो, अब ये चीज़ इनको काफ़ी लंबे समय से पता चल रही थी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि लगातार 3 साल से ये लोग खराब रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो अब ये लोगों ने एक नया सेगमेंट ढूँढा कि भाई चलो हम और कहीं ग्रोथ जाके ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पेंट वाला सेगमेंट तो हमारा चल नहीं रहा, हम इतना बड़ा प्लेयर ऑलरेडी बन चुके हैं, तो हमारा बेस भी साथ नहीं दे रहा, इंडस्ट्री भी साथ नहीं दे रही। तो अब एक काम करते हैं, हम कोई और नया सेगमेंट खोजते हैं, जहाँ से हम थोड़ी बहुत ग्रोथ लेके आ पाएँ। तो अब ये लोग घुस गए होम डेकोर के अंदर। तो हम होम डेकोर में क्या है कि भाई आप एशियन पेंट से पेंट ले लो, आप एशियन पेंट से फर्नीचर ले लो, आप एशियन पेंट से अपनी घर की खिड़की दरवाजे सब ले लो। आप एशियन पेंट से अपना डेकोर वाला सामान ले लो कि भाई आपको लाइटिंग लेनी है, लाइटिंग भी ले लो, आपको सोफा कवर लेना है, सोफा कवर भी ले लो, सोफा भी ले लो, उसके नीचे का डाइनिंग टेबल भी ले लो, डाइनिंग टेबल का कवर भी ले लो। तो मतलब सारी की सारी नौटंकी आपको घर में जितनी भी चाहिए, वो सारी की सारी जाओ और एशियन पेंट से खरीद लो। तो इस वाले सेगमेंट में ये लोग ग्रोथ ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर भी नहीं आया। अगर हम बात करें इनके किचन एंड बाथ वाले सेगमेंट के बारे में, तो किचन एंड बाथ वाले सेगमेंट में यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 6 साढ़े 6% के आसपास का। 6.5% सॉरी 9% के आसपास का हमें ग्रोथ देखने को मिला। तो ठीक है, 9% ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ तो है नहीं, यहाँ पर भी बैंड बजा हुआ है। और जब आपका इतना बड़ा बेस है, आपका अभी भी मेजोरिटी बिजनेस तो पेंट वाला ही है ना, तो आपका जो छोटा सा सेगमेंट है होम डेकोर वाला, उसने 9% का ग्रोथ कर भी दिया, तो कोई बहुत बड़ा महान काम आपने किया नहीं। और वो अभी भी लॉस मेकिंग डिविजन है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल है। हाँ, लॉस ज़रूर कम हुआ है, परसेंटेज वाइज़ EBITDA पॉजिटिविटी की तरफ ये लोग पहुँच रहे हैं, बट अभी भी घाटा तो आप कर ही रहे हो ना, तो उसमें कोई बहुत आपने तीर मारे नहीं है। अगर हम बात करें इनके यूपीवीसी विंडो और डोर बनाने वाले सेगमेंट में, वहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत ग्रोथ आया, 16% के आसपास का ग्रोथ आया। बट वहाँ पर भी वही कहानी है कि जब आपके ओवरऑल जो भी आपका सेल है, उसमें बहुत छोटा-सा अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है और वो 25, 30, 50%, 60% भी बढ़ जाता है, तो आपके ओवरऑल ग्रोथ रेट में कोई बहुत बड़ा डेंट पड़ नहीं रहा। तो ये चीज़ हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कहानी खराब ही हुई। अगर हम देखें, तो कुछ ढंग का हमें पूरे के पूरे रिजल्ट में देखने को ही नहीं मिल रहा। अब देखो, अब ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करता है, इंटरनेशनल बिज़नेस भी है इनका, तो अब ये एक्सपोर्ट करते हैं, मिडल ईस्ट में भी एक्सपोर्ट करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आस-पास भी एक्सपोर्ट करते हैं, एशिया में भी बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। अरे एक्सपोर्ट में भी कुछ इन्होंने बहुत बढ़िया काम नहीं किया, 6.5% के आस-पास का ग्रोथ आया इनके एक्सपोर्ट वाले डिवीज़न में से। इंडिया में आप डिग्रोथ लेके आ रहे हो। जो आपका फॉरेन लैंड है, इंटरनेशनल बिज़नेस है, उसमें आपका 6% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, वो भी कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। अगर हम उस कांस्टेंट करेंसी से हटा दें, तो यहाँ पर कम होगा। जैसे अभी हमने एक एक इससे पहले वीडियो बनाया था एलटीटीएस के ऊपर, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ऊपर। वहाँ पर हमें डॉलर की वजह से एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। क्यों डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका जो करेंसी है, वो ज्यादा रेट पे डेप्रिशिएट किया एज कंपेयर टू इंडिया का करेंसी। तो आपको देखने को मिलेगा नेट नेट ये 1% के आसपास का वहां पर रेवेन्यू ग्रोथ लेके आए। अगर हम कांस्टेंट करेंसी की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर 6.5% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, बट हमें वो देखने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर और भी ज्यादा बैंड बजा। मतलब कुल मिला के जितना खराब रिजल्ट हो सकता है ना, ये लगातार कंपनी उतना खराब रिजल्ट दे रही है, लगातार साल दर साल, और रिजल्ट इनका खराब ही होता जा रहा है। अब देखो, अगर कहानी करें हम वैल्यूएशन के ऊपर, तो कोई बात ही नहीं बनती। अब देखो, अगर आपका पैट गिर जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? आपका ईपीएस गिर गया। तो अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स निकालने जाएं, तो क्या है? आपका ऊपर न्यूमरेटर में तो आ गया प्राइस, डिवाइडेड बाय आपकी अर्निंग्स आ गई। तो अगर अर्निंग्स का नंबर छोटा हो जाएगा, तो पी रेशो अपने आप इन्फ्लेट हो जाएगा। तो इस तरीके का पी एक्सपेंशन हमें नहीं चाहिए। हम हमेशा देखते हैं कि हमें पी एक्सपेंशन मिले और ईपीएस ग्रोथ देखने को मिले। तो यहाँ पर पी एक्सपेंशन तो हो रहा है, बट वो ईपीएस ग्रोथ के साथ नहीं हो रहा, वो ईपीएस डी ग्रोथ के साथ हो रहा है। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो कोई बात ही नहीं बनती ऐसी कंपनियों के वैल्यूएशन के ऊपर बात करने की जो ग्रोथ नहीं लेके आ रही। अगर आज आपको ये 10 के पी पे मिल रहा है, तो भी ग्रोथ नहीं है, और आज आपको 100 के पी पे मिल रहा है, तो भी ग्रोथ नहीं है। हमें पैसा उन्हीं कंपनी में देखने को मिलेगा, उन्हीं कंपनी में हमारा पैसा बनेगा भी, जहां पर ग्रोथ आएगा, जो कम से कम अब हमारी जीडीपी से ज्यादा तो ग्रोथ करें। जो अगर देखो, अगर आपको एशियन पेंट का स्टॉक ही इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर उसमें तो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स इसको बीट कर जाएगा। निफ्टी 50 की अगर आप सारी की सारी कंपनी उठा लो, जबकि उसमें बहुत घटिया घटिया कंपनी भी है, जैसे कोल इंडिया है। कोल इंडिया कोई बहुत तगड़ा ग्रोथ नहीं कर सकता, वो 3, 4, 5% के आसपास का ग्रोथ करेगा। बट अगर आप फिर भी पूरा का पूरा निफ्टी 50 का इंडेक्स उठा लोगे, तो भी आपको 13, 14%, 10, 12, 13, 14% के आसपास का ग्रोथ मिल जाएगा।
और वहां पर हमें प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिल जाएगा। निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न 13-14% के आसपास का है। तो देश की 50 सबसे बड़ी कंपनी एशियन पेंट से बेहतर रिटर्न दे देगी, और शायद ये उन टॉप 50 कंपनीज में होगा भी। तो अब आप देखो, अगर आप इतना मेहनत करके एक इंडिविजुअल स्टॉक उठाओगे, ज्यादा रिस्क लोगे, और फिर भी आप अपने इंडेक्स के रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहे, या आप इंडेक्स के पेस ऑफ ग्रोथ को बीट नहीं कर पा रहे, तो मतलब ही क्या है? तो मतलब बहुत ही खराब रिजल्ट, बहुत खराब रिजल्ट। और इन कंपनियों के ऊपर बस कहानी बना सकते हो आप कि भाई बहुत कंसिस्टेंट कंपाउंडर हैं, 40 साल से ये मार्केट लीडर बने हुए हैं, 40 साल पहले इन्होंने बहुत तगड़ा ग्रोथ किया था। भाई 40 साल पहले ग्रोथ किया था, आज नहीं कर रहे हैं। और हम देखेंगे उसको आज के हिसाब से, 40 साल पहले के हिसाब से नहीं देखने वाले। ये चीज़ हमें समझ के चलना पड़ेगा। आप गोल्ड को आज के भाव पे लेते हो या 40 साल पुराने भाव पे लेते हो? तो आज जो आप भाव दे रहे हो, वो आप आगे की ग्रोथ के लिए भाव दे रहे हो, ना कि पीछे की ग्रोथ के लिए। ये चीज़ हमें समझ के चलना पड़ेगा। और मैनेजमेंट अभी भी बहानेबाज़ी कर रहा है। अभी मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई एक्सटेंडेड मानसून की वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पाए। पिछले क्वार्टर में उन्होंने कह दिया था एक्सेसिव हीट वेव की वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पाए थे। तो पिछले क्वार्टर में गर्मी ज़्यादा पड़ गई थी, इस क्वार्टर में बारिश ज़्यादा हो गई थी, अगले क्वार्टर में दिवाली थोड़ी-सी पहले आ जाएगी, और फिर चौथे क्वार्टर में हमारा सर्दी ज़्यादा पड़ जाएगी। तो कुल मिला के कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। मैनेजमेंट का भी वही कहना है। मैनेजमेंट ने भी नेगेटिव कमेंट्री देना शुरू कर दिया। मैनेजमेंट कहता है कि भाई हमें नहीं पता कब तक ग्रोथ वापस आएगा, हमारे लिए तो आउटलुक बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, और हमें बहुत ज़्यादा होप हम देना भी नहीं चाहते शेयर होल्डर्स को, ये कह के कि जो वेडिंग सीज़न है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो अब वो लोग ये भी नहीं कहना चाह रहे कि भाई चलो फेस्टिव सीज़न की वजह से ग्रोथ अच्छा आ जाएगा, या वेडिंग सीज़न की वजह से ग्रोथ अच्छा आ जाएगा। अब तो कंपनी के मैनेजमेंट ने भी हाथ छोड़ दिए हैं कि भाई अब हमारे से ग्रोथ हो नहीं पा रही है। तो चलिए, मोटा-मोटी यही थी कहानी एशियन पेंट के बारे में। बहुत ही बुरा रिजल्ट, मतलब बहुत ही बुरा रिजल्ट। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।